2.0 में लोगों की जिंदगी कुछ आसान हो रही है। रिहायशी इलाकों में दुकानें खुलेंगी, बाजार में ऑड इवन रूल लागू होंगे, लेकिन स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मेट्रो को बंद रखा गया है। सबको पहले की तरह मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में खुद ऐलान किया। आप सुनिए, इसके बाद हम बात करेंगे अपने संवाददाताओं से। रेस्टोरेंट्स को खुलना अलाउ होगा, लेकिन वहाँ बैठ के खाना अलाउड नहीं होगा। केवल रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी अलाउ होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ किसी भी मैच के दौरान दर्शक अलाउड नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है, तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल एक पैसेंजर। टैक्सी, कैब्स ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। मैक्सी कैब में केवल 5 पैसेंजर्स और आरटीवी में 11 पैसेंजर्स। तो ये थे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। और अब दिल्ली का हाल लेते हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हमसे जुड़ गया। आलोक, ये बताइए कि दिल्ली में किस तरीके का लॉकडाउन अब देखने को मिल रहा है 4th फेज में? देखिए, आज से जब लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई है और जाहिर सी बात है यहाँ पर रियायतें मिल रही हैं और सभी राज्य दे रहे हैं, तो दिल्ली सरकार ने भी जो सरकार को प्रस्ताव भेजा था उसके मुताबिक वो चाहती है कि दिल्ली में लॉकडाउन 4 के दौरान लोगों को रियायतें दी जाए। तो जो रियायत सबसे पहले बड़ी रियायत मिली है वो है कि सरकारी और प्राइवेट जो दफ्तर होंगे वो खुल सकेंगे, लेकिन कोशिश यही होगी कि उसमें कर्मचारी कम होंगे और वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा तरजीह दी जाए। दूसरी बात यह है कि लोग जाएंगे कैसे, तो उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोलने की इजाजत दी है। उसमें ऑटो, टैक्सी, कैब इन सब को जैसे सुना कि खोली जाएंगी, लेकिन उसमें मुसाफिरों की संख्या काफी एक रहेगी, कैब में 2 रहेगी। अब बसेस भी चलने की गुंजाइश है, तो बसों में भी संख्या काफी 20 ही बसों में संख्या रहेगी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई चलती है तो इस तरह की रियायत दी जाएगी। दूसरी बात है कि जो इंडस्ट्री है, रोजगार है, उसको लेकर भी दिल्ली सरकार ने रियायतों के साथ उसको खोलने की इजाजत दी है। इंडस्ट्री, उद्योग धंधे शुरू हो सकेंगे, लेकिन शर्तों के साथ। इसके अलावा जो दुकानें हैं, ऑड इवन के जरिए जो दुकानें हैं वो खोलेंगी, यानी कि जो ऑड नंबर की दुकानें होंगी एक दिन खुलेंगी और इवन नंबर की जो दुकानें होंगी दूसरे दिन खुलेंगी। इसके अलावा अभी भी देखिए तो जो स्पा, सैलून, बार्बर शॉप्स वगैरह हैं, ये सब अभी भी नहीं खुलेंगे, इनको खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन जैसे आपने सुना कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम्स वगैरह को खोल दिया जाएगा ताकि वहां जाकर खिलाड़ी अपना प्रैक्टिस कर सके, वहां खेला भी जा सके, लेकिन दर्शक नहीं जाएंगे। तो दिल्ली में मोटा मोटी एक तरह से कहें तो काफी ज्यादा रियायत दी गई है और दिल्ली में ई कॉमर्स सर्विसेज भी शुरू हो जाएंगी। ज्यादातर जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल चीजें हैं उसकी डिलीवरी हो सकेगी, लेकिन ये ध्यान रखा गया है कि शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ बहुत ही इमरजेंसी सर्विसेज को ही इस दौरान इजाजत दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है और साथ ही साथ मास्क को अनिवार्य बनाया जाएगा, यानी कि मास्क बिना पहने कोई भी, जैसे पहले भी दिल्ली में था, अगर कोई निकलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये मोटा मोटी। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेट्रो चलाने की बात हो रही थी, मेट्रो को लेकर फिलहाल अभी कोई शुरुआत नहीं हुई है। मेट्रो ठप रहेगी, मेट्रो नहीं चलेगी। तो ये दिल्ली में जो सुविधाएं मिली हैं, रियायत मिली है, तो जाहिर सी बात है कि लोग आज पहले दिन काफी कंफ्यूज हो गए थे। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि अलग अलग जगहों पर जाम लग गए। डीएनडी फ्लाईवे पर काफी बड़ा जाम लग गया था। तो इस लिहाज से अब लोग दिल्ली में अपना कामकाज शुरू कर सकेंगे लॉकडाउन 4 में। जी आलोक, ये तो दिल्ली की बात है, लेकिन जो लॉकडाउन 4.0 आज से पूरे देश में लागू हुआ है और जो खाका केंद्र सरकार ने जारी किया था उसके मुताबिक राज्य जो है वो अपने तरीके से इसको ढालने की कोशिश करेंगे। तो पूरे देश की क्या तस्वीर उभर कर आ रही है, किस तरीके का लॉकडाउन 4 देखने को मिल रहा है? देखिए, इस दौरान अगर देखिए दिल्ली की तो आपने सुनी, इसके बाद अगर देखिए उत्तर प्रदेश में जो रेड जोन है वहां पर और भी सख्ती बढ़ाई जा रही है। लेकिन जो बफर जोन, कंटेनमेंट जोन है उसको छोड़कर बाकी जगहों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी चलाने की बात की जा रही है, उद्योग धंधों को भी खोलने की बात की जा रही है। यानी ग्रीन और ऑरेंज जोन है
उत्तर प्रदेश सरकार ज्यादा रियायतें देगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स वगैरह भी खुल सकेंगे, लेकिन होम डिलीवरी हो सकेगी वहां पर। और साथ ही साथ दुकानें भी खोलने की बात की जा रही है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन जो स्कैटर्ड दुकानें हैं, अलग अलग दुकानें हैं, वहां पर दुकानें खुल सकेंगी। तो उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश इस तरह से रियायतें दी जा रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में अभी भी बार्बर शॉप और जो स्पा और सैलून है उसको खोलने की इजाजत दे दी गई है, और दुकानों को भी वहां खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही साथ जो फेरी वाले हैं, फेरी वालों को भी वहां पर सामान बेचने की इजाजत दी गई है पश्चिम बंगाल में। लेकिन कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी बसों को चलाने की अनुमति दी गई। जो परिवहन निगम की बसें हैं उनको चलाई जाएगी, लेकिन बसों में सिर्फ 30 पैसेंजर होंगे। जो अंदर जो राज्य के अंदर जो रेलवे है उसको भी चलाने की इजाजत दी गई है, लेकिन रेड जोन से कहीं नहीं रेलवे चलेंगी, लेकिन बाकी जगहों पर रेलवे चल सकेगी। इस तरह से पंजाब में भी बार्बर शॉप और सैलून्स वगैरह को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। कमोबेश देखें तो पूरे देश भर में इसी तरह का माहौल है, लेकिन देखिएगा शाम होते अभी बैठकें चल रही हैं राज्यों में, और जो केंद्र सरकार ने साफ तौर पर यह हिदायत दी है कि जो हमारे दिशा निर्देश हैं उसमें कोई बदलाव या उसमें कमी नहीं लाना है, लेकिन राज्य चाहे तो अपने हिसाब से जो जोन्स हैं वो तय कर सकेंगे, लेकिन इसमें बदलाव या कमी नहीं लानी चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना है। तो उम्मीद ये की जाती है कि जो राज्य हैं, बाकी भी राज्य हैं, जो अपने अपने दिशा निर्देशों के साथ सामने आएंगे और लोगों को जहां तक हो सके रियायत देंगे। चलिए, शुक्रिया आलोक, आपने लॉकडाउन का पूरा अपडेट बताया, ना सिर्फ दिल्ली का बल्कि पूरे देश का। लेकिन ये लॉकडाउन है कोरोना की वजह से, तो एक बार कोरोना का अपडेट लेते हैं कि देश में कोरोना की जो तस्वीर इस वक्त है वो क्या कहती है। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा हमसे जुड़ गई है। दीपाली, ये बताइए कोरोना पर क्या खास अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो अब तक के रिकॉर्ड तोड़ कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। पूरे देश भर में 5000 से ज्यादा नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हम देख रहे हैं, हालांकि आज से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है, लेकिन अगर हम लॉकडाउन के तीसरे चरण की बात करें तो औसतन हर रोज ही 3500 से 4000 के बीच पॉजिटिव मामले आ रहे थे। लेकिन आज चौथे चरण का पहला दिन है और पिछले 24 घंटे में इतना बड़ा नंबर सामने आया है। अगर कुल पॉजिटिव मरीजों की बात की जाए तो 1 लाख से कुछ ही नंबर दूर है। अभी की बात की जाए तो 96,000 से ज्यादा देश भर में पॉजिटिव मरीज हैं और अब तक कोरोना की वजह से 3000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि थोड़ी राहत की खबर यह है कि रिकवरी रेट में जरूर सुधार देखने को मिल रहा है। 36,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। ऐसे में जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया है वो रिकवरी रेट 38.29% तक पहुंच गया है। लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये ऐसे राज्य हैं जहां से चिंता लगातार बरकरार है। और तीसरे चरण की बात करें तो हमने देखा कि ताबड़तोड़ नंबर यहां पर दिखाई दे रहे हैं और ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी राज्यों के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ये दिशा निर्देश है कंटेनमेंट जोन और जो बफर जोन है उसको लेकर। इसमें कहा गया है स्वास्थ्य अधिकारियों को या फिर जो भी नोडल ऑफिसर है उसकी जिम्मेदारी होगी कि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में जितने भी घर शामिल हैं, घर जाकर लोगों के टेस्ट किए जाएं और पॉजिटिव मरीजों की पहचान की जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह मानना है कि अगर कंटेनमेंट जोन में जो वायरस की चेन है इसको तोड़ा जाता है तो काफी हद तक इन राज्यों में काबू पाया जा सकता है। तो एक नई स्ट्रैटेजी के तहत अब केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर बातचीत करेगी और जिस तरह से आलोक बता रहे थे कि दिल्ली सरकार ने भी अपनी तरफ से शर्तें क्या होंगी लॉकडाउन के दौरान उसका तो जरूर ऐलान कर दिया है। लेकिन मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूंगी दिल्ली में भी स्थिति काफी खराब है। 10,000 से ज्यादा यहां पर पॉजिटिव मरीज हो गए हैं और 160 लोगों से ज्यादा की अब तक मौत हो चुकी है। और अगर हम कंटेनमेंट जोन की बात करें तो अभी भी दिल्ली में 80 से 85 इलाके हैं जो कि डेंजर जोन में है, रेड जोन में है, रेड हॉटस्पॉट उन्हें कहा जा रहा है। तो एक काफी बड़ी चुनौती भी होगी राज्य सरकार के लिए कि जो ये नियमों में ढील दी जा रही है इस दौरान इस संख्या को काबू में रखना। जी, तो ये था देश में कोरोना का हाल। लेकिन अब एक बार मुंबई का रुख करते हैं, क्योंकि मुंबई में कोरोना जो है वो सबसे ज़्यादा विकराल रूप में दिखाई दे रहा है और लॉकडाउन जो है उसकी पूरी तस्वीर बदल रही है अब। तो विवेक, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि मुंबई में कोरोना का अपडेट क्या है इस वक्त?
मनोज, आपको बताना चाहेंगे कि अब महाराष्ट्र शुरू से ही कोरोना का एपिक सेंटर बना हुआ है देश में। महाराष्ट्र में कुल मामले अब 30,000 के ऊपर जा पहुंचे हैं। अगर हम सिर्फ मुंबई की बात करें तो ये आंकड़े 11,000 के ऊपर जा चुके हैं। तो यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र लगातार एपिक सेंटर बना हुआ है कोरोना वायरस का। और मौत का आंकड़ा भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, लगभग 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे के आंकड़े की बात करें, क्योंकि जो BMC है, जो राज्य सरकार है, वो रात के 9 बजे के आसपास डेटा रिलीज करती है। कल के जो डेटा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। कल का जो डेटा था, लगभग 2200 से 2300 मामले कोरोना पॉजिटिव के पूरे महाराष्ट्र में आए थे। सिर्फ मुंबई में 15 से ज़्यादा मामले कोरोना पॉजिटिव के आए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो कोरोना वायरस है वो अभी भी पूरे मुंबई समेत पूरे राज्य को अपनी चपेट में लिया हुआ है जी। हालांकि लॉकडाउन 4.0 में हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो रेड जोन है, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, ये इलाकों में बिल्कुल भी छूट नहीं दी जाएगी। जो लॉकडाउन 3 की गाइडलाइन थी, वही गाइडलाइन लॉकडाउन 4 में भी फॉलो की जाएंगी। लेकिन जो ग्रीन जोन है, वहाँ पर राज्य सरकार ने साफ तौर पर बोला है कि 50% जो ऑफिसेज हैं वो खुले रहेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह फॉलो करना पड़ेगा। तो दुकानें हैं वो भी अल्टरनेट तरीके से खुली रहेंगी। तो थोड़ी सी ढिलाई ग्रीन जोन में जरूर दी गई है मनोज, लेकिन ऑरेंज जोन और रेड जोन वैसे ही जो लॉकडाउन 3 की गाइडलाइन थी उसे ही बरकरार रखा गया है। मनोज जी, तो विवेक, एक बार आप जहां खड़े हैं, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक बार अपना कैमरा घुमा के आप दिखा दें कि मुंबई का दरअसल मंजर क्या है, पूरा देश देखना चाहता है। और क्या वाकई लॉकडाउन 4 में कोई चेंजेस देखने को मुंबई की सड़कों पर नजर आ रहा है या नहीं, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल मनोज, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि देखिए इस समय हम मुंबई के हाजी अली, जो फेमस स्पॉट है, एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को दिखा जाऊँगा। देखिए जो एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है हाजी अली, जो अमूमन भीड़ लगी रहती है, इस समय यहाँ पर पैर रखने की बिल्कुल जगह नहीं होती है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो हाजी अली वो वीरान पड़ा हुआ है। जो लोग वहाँ पे मेंटेन करने वाले लोग होते हैं, सिर्फ वही उस जगह पर मौजूद हैं। काफ़ी टूरिस्ट स्पॉट्स वाला इलाका है ये हाजी अली, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं सड़कों की बात करूँ, अपने कैमरामैन सुमंगल से अगर मैं दिखाना चाहूँगा सड़कों का हाल, देखिए अमूमन इस समय जब अभी 7 बज चुके हैं, लोग दफ्तर से अपने घर जाते हैं। ये जो इलाका है, ये जो रोड है, उसमें पैर रखने की जगह नहीं होती। इतना हेवी ट्रैफिक होता है कि गाड़ियां बाकायदा रेंगती हैं। लेकिन रोड देखिए पूरी तरह से खाली है, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉकडाउन है उसे लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लॉकडाउन फॉलो नहीं किया जा रहा है। लेकिन अमूमन जो बड़े इलाके हैं, जो साउथ मुंबई की बात करें या वेस्टर्न सिफ्ट की बात करें, अमूमन वहाँ का नजरिया है बिल्कुल वैसे ही शांत रोड, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं। क्योंकि अमूमन इस समय जो 7 बजे के बाद होता है, जो मुंबई के सरकारी दफ्तर, प्राइवेट दफ्तर सब बंद हो जाते हैं। इस समय ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है मनोज। लेकिन जिस तरह से आपने अभी तस्वीरें देखी, पूरा रोड क्लियर है, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। हालांकि पहले ही हमने बता दिया था अपने दर्शकों को, मुंबई अभी भी रेड जोन बना हुआ है। जो गाइडलाइन लॉकडाउन 3 में थी, वही गाइडलाइन लॉकडाउन 4.0 में भी फॉलो की जा रही है। यही वजह है कि इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन होने के बाद सिर्फ जो एसेंशियल चीज़ें हैं, यानी कि किराने की दुकान, मेडिकल स्टोर और सब्जियों की दुकान, वही सिर्फ शुरू रहेंगी। बाकी कोई भी दुकान, कोई भी बिजनेस अभी शुरू नहीं किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, आपने पूरे देश को दिखाया और देश के लोगों के लिए, चूंकि मुंबई पश्चिमी हिस्सा है देश का, तो अरब सागर के किनारे जिस जगह से हमारे संवाददाता आपको रिपोर्ट कर रहे थे, वो आप गेट है, आप कह सकते हैं दक्षिण मुंबई का, और काफ़ी जो है वो व्यस्त इलाका है ये वर्ली से लगा हुआ और हाजी अली का। तो यहाँ पर ये मंजर जो है वो अपने आप में सोचने को मजबूर करता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दीपाली और विवेक, आपका भी। फिलहाल हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद आते हैं, तो खबरें अभी और भी है, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज़ समाचार में। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के बाद अब स्विगी ने भी अपने कर्मचारियों की छंटनी का फैसला किया है। कंपनी 1100 कर्मचारियों को निकाल रही है। कोरोना संकट के चलते फूड की होम डिलीवरी ना के बराबर रह गई है। सभी प्रभावित कर्मचारियों को कम से कम 3 महीने की सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा कर्मचारियों को कंपनी में बिताए हुए 1 साल के लिए 1 महीने की सैलरी मिलेगी। इस तरह निकाले जाने वाले कर्मचारियों को 3 से 8 महीने तक की सैलरी मिलेगी।
लॉकडाउन के बाद जब आप एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको पहले जैसा कुछ भी नहीं दिखेगा। सभी एयरपोर्ट्स में अपने अंदर बदलाव शुरू कर दिए गए हैं और ये बदलाव डिज़ाइन से जुड़े हुए हैं। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एंट्री के पास ही सैनिटाइज़र की व्यवस्था की गई है। वहाँ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट में एंटर होने के साथ ही आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा हर एक जगह पर। इसके लिए एंट्री पॉइंट पर मार्कर्स बनाए गए हैं। सामान की ट्रॉली को बार बार इस्तेमाल के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। एयरपोर्ट पर तभी एंट्री आपको मिलेगी जब आप थर्मल स्क्रीनिंग कैमरे के सामने से गुजरेंगे और वो आपको फिट पाएगा। बोर्डिंग पास लेने के लिए लाइन भी 1.5 मीटर की दूरी के साथ बनानी होगी। सिक्योरिटी चेक इन से पहले आपको हाथ में सैनिटाइज़र लगाना होगा। बैठने के लिए हर दूसरी सीट खाली रहेगी। एयरपोर्ट में जगह जगह पे ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र मशीनें, डिस्पेंसर्स लगे होंगे। बिना किसी के नज़दीक गए ज़्यादातर काम कॉन्टैक्टलेस तरीके से किए जाएंगे। IGMR हैदराबाद के CEO SGK किशोर ने हमें इसकी एक झलक दिखाई। Normal circumstance, I would have given this identity card to the CSF person and he would have checked it whether this is authentic or not. So that involved touching my identity card by the CSO person, and again when he gives it back to me, again I'll be touching it. So let's see how this contactless technology works where there is no exchange of documents. I'm here in the square which is earmarked, and you see here there's a camera and there is a screen here, and I just flash my identity card in front of the camera. So I can position it because I have a screen in front of me. I can position it. Whatever I am seeing, the CSO person is also seeing. Now once he is convinced that my identity card is authentic, he will clear me. कोरोना के चलते लॉकडाउन ने कई सेक्टर्स को बहुत जोरदार झटका दिया है, लेकिन जिस सेक्टर को सबसे जोर का झटका लगा है वो है रियल एस्टेट। पहले से ही खस्ता हाल प्रॉपर्टी मार्केट अब घुटनों के बल आ चुका है। ऐसे में बिल्डर्स अपने ग्राहकों को रिझाने के लिए कुछ नए आइडियाज लेकर आए हैं। एक बार आप ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन ने रियल एस्टेट डेवलपर्स की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में बिल्डरों की संस्था MCHI क्रेडाई के मुताबिक अप्रैल महीने में सेल 65% तक घट गई है। ऐसे में मार्केट का सेंटीमेंट सुधारने और ग्राहकों का विश्वास वापस लाने के लिए डेवलपर्स मार्केटिंग के नए रास्ते तलाश रहे हैं। रुस्तम जी बिल्डर्स ने इसके लिए एक स्कीम रुस्तम जी एश्योरेंस की शुरुआत की है। स्कीम के तहत अभी बुक की जाने वाली प्रॉपर्टी की कीमत यदि 31 मार्च 2021 तक घटती है तो कस्टमर को घटे हुए दाम के हिसाब से पैसे वापस किए जाएंगे। इसके अलावा नई खरीदारी पर बुकिंग अमाउंट और EMI में फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जा रही है। कस्टमर्स के लिए ये एक हमने रुस्तम जी एश्योरेंस के नाम से स्कीम चलाई है, जिसमें कस्टमर एक छोटा टोकन अमाउंट दे करके अपार्टमेंट को अपने लिए बुक कर सकता है, खरीद सकता है। और साथ में देखिए, ऐसे टाइम में कस्टमर के माइंड में थोड़ा संदेह चलता है कि अगर मान लीजिए कल को कंपनी ने प्राइस ड्रॉप कर दिया तो हमारा नुकसान तो नहीं होगा। तो कस्टमर को ऐसे नुकसान से बचाने के लिए भी हमने कस्टमर को ये एश्योरेंस दिया है, जिसको हम रुस्तम जी एश्योरेंस बता रहे हैं कि अगर हम 31 मार्च 2021 तक रेट्स अगर हम ड्रॉप करेंगे तो जो सब कस्टमर्स अभी बुक करेंगे 18 मई तक परचेज करेंगे, उन सबको हम ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम अपने अगर रेट्स गिरेंगे तो उसका एडवांटेज उनको भी देंगे। पिरामिल रियल्टी और हीरानंदानी जैसे बड़े बिल्डर्स ने भी लॉकडाउन के दौरान बुक की जाने वाली प्रॉपर्टी पर कैंसिलेशन चार्ज हटा दिया है। दोनों ही बिल्डर्स 100% रिफंड की गारंटी दे रहे हैं। हीरानंदानी बिल्डर्स ने खास वेबसाइट बनाई है hiranandaniOffers.com, जिसके जरिए बुकिंग करने पर प्रॉपर्टी पर % डिस्काउंट मिल रहा है। जो ब्रांडेड कंपनीज हैं वो नॉर्मली जो कस्टमर्स हैं भरोसा करते हैं, इसलिए हम वो मार्केटिंग सोशल मीडिया के द्वारा भी कर सकते हैं। एक बार वो कर दें तो हम उनको वीडियो भेज सकते हैं, इंटरनेट पर बातचीत कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से उनको फुल डेटा प्रोजेक्ट के दे सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में पहले ही डिमांड कुछ खास नहीं थी और अब लॉकडाउन ग्राहकों को और दूर ले गया है। ऐसे में बिल्डरों के नए ऑफर्स घर खरीदारों को कितना आकर्षित कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। सिल्की सिंह, मुंबई।
और CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना। अगर आपको कोई कहता है कि एक दिन में शेयरों में ट्रेड कर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाएं। बाजार में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन निवेशकों के लिए है, ट्रेडर के लिए नहीं है। अपने निवेश लक्ष्यों के प्रति सजग रहें और एक मौलिक रूप से मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं। एक बार निवेश करने के बाद अपने पोर्टफोलियो के साथ बार बार छेड़छाड़ ना करें। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव आम बात है और जो लोग लंबी अवधि में निवेश करते हैं वो अधिक लाभ कमाते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए भी। नमस्कार।